प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। ऐसे भी करके जब वहाँ तक पहुँचते भी हैं तो हमको ऐसी नहीं डाला जाता है। एक लड़का जो ऐसी वर्ग का है वो एलिट फैमिली से, मतलब नाम कैसे टैग लगा हुआ है, वो एमपी का बेटा है, एमएलए का बेटा है। या गांव में, अगर गांव में लिखिए कि गांव में एमपी एमएलए का बेटा भी नहीं है तो आर्थिक संपन्न है, उसकी 2 मंजिला घर है, उसके घर कोई आदमी बैंक में काम कर रहा है, पैसा है, कार है, गाड़ी है, वो बंदा जाता है अच्छे से पढ़ाई करके आता है और वो हमसे कम नंबर लाता है, उसका फसल होता है और हमको ओबीसी में डाल दिया गया। पीड़ा तो देखिए ना सर, अब जो नट मुस्लिम कम्युनिटी है इसमें देखिए, जो नट हिंदू है उनको ऐसे में रख दिए तुम। अब धर्म का बेकर देखिए, जो नट हिंदू है उसको तो आपने रख दिया। इसमें मुकेश नट नाम है उसका, मुकेश नट, वो इसी में आ गया। वो आदिवासी का बोलते हैं कि क्या वो जिसको अनुसूचित जाति में आता है, शेड्यूल कास्ट में आ गया। हम अगर मान लीजिए मेरा नाम इमरान नट है तो हमको डाल दिया ओबीसी में। अब जब ओबीसी में चले गए तो उसको क्या पता कि हम किस कास्ट में करते हैं। अब तो सबको एक अम्ब्रेला टर्म में डाल दिया गया। अब जो हमारे यहाँ गाँव का यादव है, कुशवाहा है, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा है, उनका बेटा अगर जाएगा तो उनके बेटे के सामने मेरी क्या औकात है। अब देखिए लालू यादव है, वो भी ओबीसी के बेटे हैं, वो तो उनका अगर बेटा जाता है तो उसी मेरे सामने क्या औकात है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं उनके नाम जितने भी लोग हैं, शर्मा का लड़का है, उसका नाम कहाँ ठहरता है। तो मेरी तो पीड़ा यह है कि सर आप पहले हमारे कौम को एससी में डालो यार। आपने हरिजन को एससी दे दिया क्योंकि अगर उसका शोषण हो, कोई आदमी उसको मारे पीटे। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि आप जिसको वोट देते हैं उससे उस सरकार से आप कहिए। सर कहा तो बहुत गया, सरकारें कहीं हंसी आती है। आपने ऐसा सवाल पूछा है, सरकार तो 1952 से आती जा रही है सर। अब हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारा सपना था कि हम आईएएस बने। लेकिन आपके हिस्से का नेतागिरी और आपकी ठेकेदारी तो आपके कौम के जो अगड़े लोग हैं, बिल्कुल जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, अशराफ है, खान है, सैयद है, पठान है, वो करेंगे क्या कि आएंगे भाई ये फलान आदमी खड़ा हुआ है, इसको तुम वोट दे दो। तो उन्होंने क्या किया कि देखिए उस पीड़ा देखिए कि उन लोगों ने ना, उनकी एक हेजमनी है, वो जो है ना मेंटली साइकोलॉजिकली वो कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रखे हैं। अगर वो आए हमारे पापा को बोले कि शौकत भाई वोट दो के बाद, तो कुछ वहाँ पर बोले कि देना है। वो लोग आपको ऐसे पड़ेगा, जब वोट आएगा ना तो दिखाते हैं कि हम इक्वल है भाई, हाथ मिलाएंगे, गले लग जाएंगे, ताकि आपको लगे कि सामाजिक न्याय हम बराबर वोट दो। जैसे वोट दे गया अपने फंड, वो जो भी फंड आएंगे अपने लेकर चले जाएंगे। तो हमको उसको समझना है सर, हम दलित हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट नीड एनी आइडेंटिटी, आई एम ह्यूमन बीइंग। हम दलित खुश हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हमें हमारी आवाज़ उठाओ यार। हमारी इशू ये है कि हमें जो अधिकार हक मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है। हमारे कौम के लोग हक वाली बात जो जी गवर्नमेंट एलोकेशंस का जो कैटेगरी के आधार पर होता है, नहीं, इस पर इसके अलावा बहुत सारी और भी फायदे होते हैं। जी माइनॉरिटी के नाम पे जो दिए जाते हैं, फेलोशिप्स हैं, जी अलग अलग तरीके के एनजीओज के बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं, वो सारा जो अशराफ तबका लेता है। हाँ। उसके बाद जो जितने ज़मीनें हैं, जितने बोर्ड्स हैं, उसके सारे मेंबर, सारे उसके चेयरपर्सन, सारा अशराफ, चीज़ें वहीं से बनती है। पॉलिसी जहाँ बन रही है, तो अब पॉलिसी बनने वाले ग्रुप में रहेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा ना। जी तो उसको लेके आप क्या सर, इस मुद्दे पर क्या करूँगा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो कौम के लोग हैं हम उनको सेंसिटाइज करें। तो जब तक जागरूक नहीं होंगे, बहुत सारे फंड वगैरह हम वो जो एक राग लाता है तो आप उसके पीछे आ जाते हैं। तो आपको कैसे लग रहा है कि फिर उसी तरीके से दिक्कत तो यही तो सर बाधा है कि जैसे जो लोग हैं ना आगे, कि उनको समझा पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये काम तो शिक्षा से होगा ना। अगर मान के चलिए कि अभी हम अभी वक्फ बोर्ड वाला है, जी साफ कह रहा है कि नहीं, वक्फ बोर्ड पे किसी भी तरीके का हम संशोधन नहीं चाहेंगे। सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन करके जितने बैकवर्ड और दलित स्टेटस वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको भी उसमें शामिल करो। हाँ जी, तो इसका तो स्वागत, बिल्कुल स्वागत है सर, बिल्कुल होल हार्टेडली स्वागत है सर। बहुत आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ब्रिंगिंग दिस प्रपोजल फॉरवर्ड, ब्रिंगिंग दिस चेंजेस अमेंडमेंट फॉरवर्ड, बिकॉज इट विल हेल्प अस, इट विल बेनिफिट अस इन वो जनरली। Like suppose for years, for so many years, people are getting benefit of all these things. They do nothing. They keep sitting in the mosque. They keep sitting in a building, and they are really getting the benefits in the name of Muslims, etc. But really, Muslim is not only composed of a single caste. In the Muslim, there are so many castes. So everybody, every caste or sect should be equally benefited. So it's a very good thing. I support them, sir. I salute them. I want to restore my sincere gratitude to them for this kind of noble job, sir. For what? For amendment in our board, our work bill.
इसके साथ साथ आपको इस पे भी करना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं, आपको लेटर लिखना चाहिए, आपको जाकर मिलना चाहिए कंसर्न लोगों से, क्योंकि देखिए संविधान में और डेमोक्रेटिक स्पेस में संवाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। आप संवाद नहीं करेंगे, आप अपनी समस्या को लेकर नहीं जाएंगे, तब तक सरकार भी अपनी जो काम कर रही हो तो कर ही रही है। जी। आपके नाम पे जो लोग लेके आ रहे हैं उनका तो चल ही रहा है अपना जो भी है काम जी, लेकिन आप तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, आप उससे कितना वर्ष अफेक्टेड हैं, ये जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, उनको बताएंगे नहीं, सरकार को नहीं बताएंगे, सरकार के जो अधिकारी हैं उनको लिखित नहीं देंगे, जो और जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उनको आप लिखेंगे नहीं तो उनको फिर पता चलेगा नहीं। सर एक बार मैंने चिट्ठी लिखा था, बता दूँ, एक बार मैंने सीएम बिहार प्रसाद को चिट्ठी लिखा था, और एसएमडी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं बाबा अपनीरे हैं रामदास दास जी, उनको लिखा था मैंने। उन्होंने हमारी पीड़ा सुनी थी। वो कहे कि बयान तो पढ़ने में बहुत तैयार हो, और वाकई तुम्हारे जाति के साथ अन्याय हुआ है। अगर तुम एससी में होते तुमको इसका लाभ मिला होता, कम नंबर पर भी तुमको नौकरी मिल जाती और तो इसके हकदार हो। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा। वहाँ से रिप्लाई भी आया कि सर किसी कास्ट विशेष को SC ST या किसी वर्ग में रखने का जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार है, वो भारत सरकार के अंदर में है, उनको चिट्ठी लिखी। तो हम चाहते हैं कि ये बात हम चिट्ठी वहाँ तक पहुँचाएँ, और हमने इस बात इस चिट्ठी को मैंने PMO को भी लिखा। मैंने आपको एक साइट है उस पर जाकर मैंने लिखा चिट्ठी, कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया सर। तो आपको जाके खुद भी ये अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अपने समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं। जी। आप एक ऐसे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिस समाज के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिनको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है। जी। तो आपको मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए जाके, और कोशिश करना चाहिए प्रधानमंत्री से भी जाके मिलें। जरूर सर, जरूर मौका मिला जरूर जाऊंगा। संवैधानिक जो राज्य है, संवैधानिक जो सत्ता है, उसमें जनता महत्वपूर्ण होती है, और जनता अपने जो मालिक है उससे मिलेगी नहीं तब तक चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होती है। बिल्कुल सर, कोशिश करेंगे सर, अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं वो जरूर जाऊँगा। अगर मैं अच्छा, ये जो समाज की जो संस्कृतियाँ रही हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट कल्चर इन इंग्लिश। ट्रू। सो हाउ डू यू फील योरसेल्फ इंटरकनेक्टेड with this term and the culture which is we are observing and feeling day-to-day life in the society? See, I feel myself a true Indian, true Bharati. I feel Bharati culture. Irrespective of Muslim, generally the women of my family, they wear sari. We people are also wear like, the simple cloth. Like we don't have any identity or any symbol of so-called Muslim select, etc. Like topi and sherwani, etc. I believe in the all like I am a true Bharatiya. I believe in Ganga Jamuni Tehzeeb. You know, Bismillah Khan. That fellow was from Rumrah, and he used to play like Sahnai at the banks of Ganga river. So I believe in that kind of like identity. I don't want to polarize myself or show myself as a so-called pious Muslim star. I don't believe in any kind of piety kind of thing. Piety is in there inside your heart, man. You may be holy, but you don't need to expose yourself. You don't need to show yourself. So I believe that even if I am living with my Hindu brother or Hindu sister who is wearing sari, my wife too will wear sari. And in that, the sari is a perfect attire for Indian Nari. So I believe in that things. I am so proud of my Indian culture, Indian identity. So in one hand you are appeasing the Indian culture, true. Composite culture. Yeah, true. On the other hand, your other Muslim fellow like the Ashraf, you are imposing the Arabic culture. Sir, see, how we are Indian. Government of India pays us, government of India gives us facility. So what I have to do with the Arab culture? Arab has their own culture. If you go to Arab, see their geographical condition, hot and humid. So people have to cover themselves from head to toe. But in India, there are so many different geographical locations. Based on that, people have their own attires. So why should I follow them? See, the people who are going from our local Bihar region, who are very poor fellow. Like, so they are going there to work to get some wages. So whenever they are going, they are being easily targeted by those people. They are being forced that that if they will wear dress like that, or if they will look like that, only they can be given some financial backup. So in that way they are coming and they are doing all these things. If you go to Arab country, you can see that the mosque is made out of crores of rupees. What is the need of spending crores of rupees? If you go to even India, come to India, temples are made of crores of rupees. If there is no God, Allah, who can reside in a hut, when there were no any, like people were not so much advanced, when Bhagwan used to be there, in poverty also. So Bhagwan is inside our heart, what do we need to show? Arab cannot feed us, sir. Government of India, we are the borders of Government of India. I am very grateful for Government of India, and I believe in that kind of identity.
First and foremost, I'm Indian. I'm true Bharati. I believe in true Bharati Sanskriti. That is my identity, sir. I'm not a coward fellow like that, and I don't want to be easily motivated by any people. If a Muslim fellow comes, see, if I am Muslim, I can offer namaz. What is the need of wearing a skull cap? What is the need of wearing ceremony, etc.? And God is inside you, man. If Makkah, Medina, Muhammad Sahab, that fellow did migration. So that fellow had a very good, he's an ideal fellow. He never exposed all these things. Did he preach that, no, okay, you have to wear burqa, you have to wear this, etc.? Nothing. He was a very simple fellow. That fellow taught us so many good things. He was a noble gentleman. He told how to bring equality to society. He never believed in casteism. He never believed in polarization. He never believed in all these things. He was a perfect gentleman. He was a symbol of humanity. So I believe in those things. I don't believe in exposing something or promoting false propaganda. I simply believe in the life which was followed by Bismillah Khan. Kalam Sahib, gentleman Kalam Sahib, see, a person who was a missile man, and he was the president of India. How simple that gentleman was. So my identity is as a human being. And if I will be given chance, I will represent India as a true Bharatiya, as a true Indian culture, irrespective of who says what. So that should be my identity, sir. I'm so proud of all these things. तो ये माइनॉरिटी वाला जो इशू है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वाला और वक्फ वाला या इस तरीके के जितने भी फोरम्स होते हैं, जी, उससे पसमानदा या दलित स्टेटस वाले मुस्लिम को क्या फ़ायदा होता है? सर कुछ फायदा नहीं। आप कहाँ जा सकते हैं? आप देखिए, आंखें उठा कर देख लीजिए। जैसे आप एमयू या जामिया को लीजिए, वहाँ पर कितने दलित मुस्लिम प्रोफेसर बने हैं। वहाँ पर आप देखिए कि कुछ आंकड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अंसारी साहब थे, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम अंसारी नहीं है, भले अंसारी लगाते हैं लेकिन जुरावर्स नहीं आता है। हम लोग लिखते हैं अंसारी, टाइटल पूर्वजों ने लगा रखा, तो हम लोग भी अपने में लगा रखे हैं, लेकिन हम अपर क्लास माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि ये संस्था माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए है, तो भैया अल्पसंख्यक वर्ग में केवल अपर कास्ट मुस्लिम थोड़ी आता है। इसमें तो सारे वर्ग, जैसे ओबीसी मुस्लिम हो गया, एससी, क्योंकि मुस्लिम में तो एससी होते ही नहीं है, तो एचएस वाले मतलब जो दलित वर्ग, जो बिल्कुल छोटे तबके गरीब है, जो मतलब काफ़ी इनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, वो भी तो आते हैं। और उसमें कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई लिखाई करके वहाँ तक पहुँचा भी और पीएचडी कर लिया, मान लीजिए कि उसने जेएनयू से पीएचडी कर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लिया, एमयू से भी कर लिया, और उसने इंग्लिश से किया, हिंदी से किया, किसी अन्य विषय से कर लिया, तो जब वहाँ जो पैनल बैठी होती है, उसमें जो पैनलिस्ट होते हैं, दे आर ऑल लाइक सवर्ण मुस्लिम, अशराफ जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है कि वहाँ पर उसको टारगेट किया जाता है, टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको ह्यूमिलेट किया जाता है। तो अब देखिए कहाँ समझने की बात हुई। ये जो संस्थाएं केवल भारत सरकार से फंडिंग करती हैं, मैंने अल्पसंख्यक के नाम पर पैसा ले लिया और सारा जो मलाई है, जो इसका फायदा है, उठाते हैं। और जो कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो मतलब जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक पहुँच नहीं पाती है। अब कितना बोलेंगे? ये कहावत है कि जैसे एक लड़का पढ़ने के पहुंचा भी ना, तो वहाँ जा नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर 15 लोगों हैं, 10 लोगों हैं, अकेले क्या कर पाएगा? तो वहाँ से आदमी मायूस होकर चला आता है, फिर बोलता है छोड़ दे यार, यही लिखा हुआ फेट में। और चूंकि सिस्टम ऐसा लगा कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो दलित मुस्लिम है, अपनी आवाज़ उठाएं, वो ग्रुप में आए, चिट्ठी लिखें सरकार को कि सर ऐसा कीजिए, इसको खत्म कर दो यार, हम चाहते हैं कि क्यों अल्पसंख्यक कर रहे हो यार, हमको ऐसी अलाव नहीं यार, पूरे इन्फॉर्म सिविल कोड की आप बात करते हो, तो क्यों नहीं इन्फॉर्म कास्ट सिस्टम लगा दो यार, जो कास्ट का एससी जनरल हो गया, ओबीसी एससी एसटी हो गया। अब देखिए कि मोदी जी ने जो हिंदू वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे अपर कास्ट में, उनको दे दिया ईडब्ल्यूएस, और फिर पिछला बार तो क्या किया कि जो 5 एकड़ 7 एकड़ जमीन है वो उनको ईडब्ल्यूएस दे दिया। तो देखिए कि आईआईटी में कट ऑफ कम जा रहा है ओबीसी से, आपको यूपीएससी में लाभ मिल रहा है, या हमको क्या मिल रहा है? आखिर जो दलित मुस्लिम है, मेरा मानना है कि दलित मुस्लिम का उत्थान ऐसा नहीं होगा। आप चाहे कितना भी राग अलाप लें कि भैया जो हमको है जो माइनॉरिटी संस्था है, वहाँ पर हमको अधिकार मिले, नहीं मिलने वाला है सर। आप कितना बोलोगे, क्या करोगे? आप बोलते हो थोड़ा कुछ होने वाला है, या अगर 1-2% मिल भी गया तो आपको जो हिस्सेदारी हो तो नहीं मिला। तो हम चाहते हैं यार कि सब कुछ खत्म कर दो, सारे जैसे जो क्रिश्चियन हैं उनको भी एससी उड़ा दो यार, सबको ला दो। और जिस तरह से आपकी ओबीसी में क्रीमी लेयर है, डाल दो क्रीमी लेयर, फिर सब कुछ बराबर हो जाएगा। इसको जो अल्पसंख्यक के नाम पर इसको खत्म ही कर दो। आप देखिए जामिया में चलता है रेजिस्ट्रेशन कोचिंग यूपीएससी के लिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो है ना कि ड्रॉप इन ऑप्शन की तरह है, अगर कुछ हुआ भी तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, उससे कुछ होने वाला नहीं है सर। हम भारत सरकार से जो भी
रहनुमा है, नुमाइंदे हैं। आपके बिहार में एक नेता है पप्पू यादव, मैं उनको सलाम करता हूँ। सब को मुझे नहीं पता किस पार्टी से हैं, अभी जीते नहीं, दिल जीते हैं, लेकिन वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं इंसान। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर आप बाहर हैं, मैंने कई दफ़ा देखा उस आदमी को, चाहे कोरोना काल हो या कोई मेरे सामाजिक न्याय की बात हो खा रहते हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि सर आप वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे दलित मुस्लिम हैं उनको या तो एससी में लाओ तभी विकास होगा, और जो अल्पसंख्यक जो भी विभाग उसको हटा दो, सीधे सबको बराबर कर दो यार, तब वहाँ पर कुछ झंझट नहीं रह पाएगा, तब बंदरबाट नहीं हो पाएगा। नहीं तो जब तक अल्पसंख्यक रहेगा उसके नाम पर बंदरबाट होता रहेगा। और अगर ये वीडियो के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई भी, तो अगर एक मान लीजिए कि 100 मतलब सीट है दलित मुस्लिम की, उसमें 2-4 दे भी दिया, दिखा दिया कितना हुआ, उससे कुछ होने वाला नहीं है सर। तो मेरा यही मानना है किसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। एडमिशन में भी दिक्कत होती है, बिल्कुल दिक्कत होती है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है सर, वहाँ पर कुछ है ही नहीं। वहाँ पर आप देखिए कि जो इंडिया में जो मुस्लिम वर्ग, जो एलिट मुस्लिम है ना सर, वो यहाँ के ब्राह्मणों के टक्कर के हैं। एक व्यक्ति ने तो कहा था कि जी सैयदवाद के सामने ब्राह्मणवाद 9 साल का बच्चा है। तो अब खुद देख लीजिए सर, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हालांकि देखा जाए तो इस देश में ब्राह्मणों ने तो प्राचीन काल से ही अपनी दबदबा जमाई है, और सवर्णों पर उन्होंने राज ये जो दलित है उन पर राज किया है। तो दलितों ने तो उनको जवाब दिया भी, और सरकारें आई भी, लोग पढ़ लिख आए भी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ टक्कर के ब्राह्मणवाद की टक्कर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि वो जो है वो कहीं ना कहीं जो छोटे वर्ग के मुस्लिम हैं उन पर काबिज हैं, उनका हक मार रहे हैं, और कुछ कर नहीं सकते हैं। अब क्या है कि वो उनके पास बहुत सारे पैसा है, अच्छे घर हैं, या उनके घर बहुत सारे अच्छे पोस्ट पर हैं। अब देखिए वक्फ बोर्ड को ले लीजिए, इस बोर्ड में ऊपर से लेकर नीचे तक, एक चपरासी से लेकर जो आला अधिकारी होगी, तो जो अपर कास्ट मुस्लिम है क्या कीजिएगा आप, फ्री का पैसा आ रहा है, मस्त कर रहा है। हम लोग दलित आदमी खूब से खूब ग्रुप बी में चला गया, ग्रुप ए तक पहुंचे तो बड़ी बात, बहुत मुश्किल टफ काम है। यूपीएससी से सिविल से जाना, अब तक तो मेरे नजर में कोई दलित मुस्लिम नहीं दिख रहा है। अगर वो चला भी गया है तो हजारों में कोई एक है, वो क्या करेगा। तो अगर आदमी ग्रुप बी में भी चला गया तो कितना पैसा कमाएगा, तो टक्कर तो नहीं सकते हैं। जब तक जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, जब तक इन जो मुस्लिम दलित मुस्लिम हैं इनको मेन स्टेज से नहीं जोड़ा जाएगा, जिस तरह से कि किसी जमाने में हरिजनों को सबसे इस देश में जो दबाया गया, जिसको जितना दबाया गया है उतना मतलब उछल कर सामने आया है। जैसे अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा, उनको कितना दबाया गया, उन्हें SC ST को कितना फंड देकर गए। अब देखिए हमारे गोपालगंज जिला में अम्बेडकर छात्रावास है, जहाँ पर हमारे गाँव का जो आर्थिक रूप से संपन्न आदमी जिसके घर का 1 लाख महीना है, उसका बेटा पढ़ता है, और हम नहीं पढ़ सकते हैं, जबकि हमारे घर का इनकम 5,000 महीना है। तो सर समझने की बात कहाँ हुई। अब यहाँ तक बात, लेकिन उन लोगों ने तो अपने बाबा साहब द्वारा बताए गए रास्ते पे आगे बढ़े, और इधर जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जी जी तथाकथित जो दलित और पिछड़े क्षेत्र के, इन्होंने तो कभी सामाजिक न्याय के रास्ते पे आए ही नहीं। सर कारण देखिए क्या है, ये लोग हैं ना, इनको बगलाया गया है, ये धर्म के नाम पर इनको बहुत, ये बेवकूफ़ लोग हैं, मैं कह सकता हूँ। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, इस धर्म के रूप में, इस कौम के रूप में सलाम करता हूँ, जो मैक्सिमम लोग हैं ना, धर्म के नाम पर उनको मतलब धर्म के आड़ में ना उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। भैया क्या है, जैसे कि कहा गया कि भाई आप मुस्लिम हो तो आप पहले कुरान पढ़ो, आप पहले मदरसा में भेजो, अरबिक पढ़ाओ। ठीक है भाई, कुरान पढ़ो यार, क्या आता है कुरान, तो पढ़ लिए, तुम समझे क्या कह रहा है। अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर यू डूइंग, इसका हिंदी में तो तुम क्या कर रहे हो। लेकिन कुरान में जो तुम वाक्य पढ़ो, तुम उसका अर्थ नहीं पता यार, तुम तो अट्टा मारते चले जा रहे हो, उसको समझो ना यार, तुम तो समझे नहीं, तुम्हारा विकास कहाँ होगा। तुमको कहा कि नहीं अल्लाह ने कहा तो कीजिए, अल्लाह ने भाई अल्लाह है तो है यार, रहे दो यार। अल्लाह भगवान कोई भी, ये बोलिए स्पिरिचुअल पावर, ये बोलिए पार्ट ऑफ मेडिटेशन, उससे तुम्हें मिलेगा। लेकिन उन लोगों को क्या किया गया ना कि अपर कास्ट जो मुस्लिम है उसने अपने बेटा को MA भेज दिया, जामिया भेज दिया, हार्वर्ड भेज दिया। अब देखिए इरफान हबीब साहब हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, और उन्होंने आप देखिए सबसे अहमद खान जी है, आप उन्हें कई गजर देखेंगे यहाँ पर, वो दलित मुस्लिमों के कहीं न कहीं खिलाफ थे वो। तो हम कैसे कहेंगे सर आपने बहुत बड़ा मतलब काम किया है, आप हमारे रहनुमा कैसे हुए। हम डार्क में हैं सर, जब आप रिसर्च करेंगे तो पता चला कि जो सो कॉल्ड मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्होंने केवल अपने अलाप गया सर। जब जो दलित मुस्लिम है उसका विकास तब तक नहीं होगा जब तक वो ये जो अपर कास्ट मुस्लिम को हटाएगा, भाई हटो यहाँ से, तुम्हारा विकास तभी होगा यार जब तुम पढ़ोगे, तुम क्वालिटी एजुकेशन लाओ, तुम इंग्लिश पढ़ो, तुम साइंस पढ़ो, तुम हिंदी पढ़ो, तुम अरबी पढ़ लो, कुछ नहीं है, लेकिन अरबी को ढंग से पढ़ ले यार। अगर हमें जानना होगा कि इस्लाम धर्म क्या है तो मैं किसी मुल्ला से नहीं पूछूंगा, मैं जाऊंगा जामिया में, वहाँ पर एक स्ट्रीम है BA इन इस्लामिक स्टडी, वहाँ पर पढ़ाया कि इस्लाम कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, इस्लाम कहाँ से उभरा, इस्लाम के प्रिंसिपल क्या है, तो जान पाओगे ना। तो जो यहाँ का तो मुल्ला है वो खुद ही मदरसा से पढ़ा है और पूरा कुरान रट गया है, बिना समझे को कहा क्या रहा है भाई। जैसे क्या ना, जैसे मर गया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, डांड डाला के फंस गया। तो जो सबसे बड़ी पीड़ा इस कौम की है, जो सबसे जो दलित लोग हैं
वो टोपी लगा लेगा, जाकर नमाज पढ़ लेगा। नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तुम्हें शांति मिलनी अच्छी बात है, लेकिन नमाज पढ़ने के नाम पर यार तुम्हारा सब कुछ शोषण हो रहा है। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन। अगर तुम्हारा ब्रेन ही इंस्लेप्ड है तुम क्या सोचोगे यार? आप फेंक दो यार, कार्ल मार्क्स को फॉलो करो। कार्ल मार्क्स को उसने कहा था पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जेल जाओ। और जो धर्म को बोले तोड़ दो। थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग, थिंक एज ए इंटेलेक्चुअल, थिंक एज ए लॉजिकल फेलो, ओनली देन you will be successful person in your life, and that is ultimate solution for your upliftment. That can only help you by taking you from this slumber or by taking from this kind of problems. This is the ultimate solution. ये जो लोग हैं ये जब तक धर्म का चोरा नहीं फेंके, मैक्सिमम लोग यहाँ हाल है। लड़कियां पढ़ने बहुत तैयार हैं, पढ़ती है सीबीएसई बोर्ड से, 10th पास कर ली, आगे के लिए कहाँ चली गई? किसी माइनॉरिटी में चली गई संस्था में, और वहाँ गई तो पढ़ाई तो बहुत बड़ा दर्जे का है, सोच रहा हूँ पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है सर। किसी तो बाहर आ गया, जेनू जाओ, जेनू जाओ, वहाँ पर तुम्हारा ब्रेन पूरा मेंटली ब्रॉडली तुम मतलब ब्रॉड में तुम सोचोगे। तो इस कौम का विकास तभी होगा जब आप धर्म को चलो हटा दोगे और एक निष्पक्ष रूप सोचोगे, और एक मतलब कुछ तभी कुछ तुम्हारा बढ़िया होने वाला है। तरीके से सोचोगे। जी बिल्कुल, जी 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 जी। और ये जो अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है ना सर, हम तो इसी से चिढ़ा सर। सच पूछिए, जब से मेरा होश संभला, मैं तो पहले कुछ पता ही नहीं था, और हमारे पापा को हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो उसको क्या पता है। जैसे अभी आप आए वक्फ बोर्ड पूछिए तो नहीं बता रहे थे कि उनको क्या पता वक्फ बोर्ड क्या होती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, और ऊपर ऊपर बंदरबाट हो रहा है। वोट हम दें मलाई चाहे, तो हमें इस संस्था से चिढ़ है सर। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सर इस संस्था को हटा दो, यूनिफॉर्म सब में लाओ समरूपता लाओ, यूनिफॉर्मिटी लाओ, तभी हमारा विकास होगा, वरना केवल नाम की मात्र चीज़ें रह जाएंगी। लेकिन ये बड़ा आयरनी है और कंट्रोवर्शियल टाइप का भी स्टेटमेंट है कि एक तरफ पूरा जितने अशराफ तबका है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है जी, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट कर रहे हैं। सर करें क्यों नहीं, हम कह रहे हैं कि आपके हिस्से हैं, मान के चलिए कि आपके हिस्से में है 5 kg आलू, और हमारे और उसमें आपका उस पर काबिज है, और हम कहते हैं भैया काम करो, हमारा भी इसमें हक 5 बार 2 kg, तो उनको तकलीफ तो होगी ना। अब कहने मतलब कि फंड आ गया 1 करोड़ रुपये का, तो 1 करोड़ रुपया अगर, चूंकि वो जब तक संस्थाएं रहेंगी तो 1 करोड़ रुपये का लाभ उठाएंगे। एक तो आंकड़ा 1 करोड़ क्या कितनी बहुत बड़ी फंड आती हैं, तो उनको तो इस बात से तकलीफ है कि जब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, जब सिस्टम नए वित्त से बनाया जाएगा, तो इस सबको सामाजिक न्याय मिलेगा। इसका बेटा भी पढ़ेगा, ये भी अच्छा कमा पाएगा, ये भी मतलब भाषपुष हो जाएगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका बेटा भी एक्सपोर्ट जा सकता है, ये सब पढ़ सकता है। तो चिड़ तो वहाँ से है ना सर। जो छुआछूत की बात है वो आप पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री देखिए, चाहे वो अमेरिका में काले गोरे का भेद हो, चाहे वहाँ पर अफ्रीका में क्या अपार्थिड हो, आपको जो थे नेल्सन मंडेला साहब थे, ठीक इंडिया में वही चीज़ें है ना। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया में एक ही चीज़ दिखता है, दलित 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 शूद्र हिंदू धर्म, लेकिन किसी ने इस पर रिसर्च ही नहीं किया। लेकिन ये तो आपकी जो ठेकेदारी लिए बैठे हुए थे माइनॉरिटी के जो जी 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 जी, ये तो सवाल उनसे कीजिए सबसे पहले। बिल्कुल करेंगे सर, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देना चाहते हैं करना जवाब सर, आप हटिए सर, आप हमारे मतलब अल्लाह मत बनिए। एक नारा भी है, उस नारा को लगाइए जी। शेख सैयद मुगल पठान गद्दी छोड़ो भाईजान। शेख सैयद मुगल पठान गद्दी छोड़ो भाईजान, बिल्कुल सर। देखिए सर, आप हमारे रहनुमा नहीं है सर, आपके ब्रेन से मेरे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। रात में इंदौर के तुमने कहा था ना, तो हम चाहते हैं सर हमारे पास खोपड़ी है सर, हमारे पास ब्रेन है, भेजा है सर, आप कहाँ ठेका लिए पड़े हैं सर, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं सर, अपना लंग बेकार करना छोड़िए ना सर, हम पढ़े लिखे लोग कर लेंगे, सरकार को अपनी काम करने दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत मेरे को बिहार है, सरकार नई से सोच रही है, और बाकी सच में बहुत अच्छा काम है। कुछ लोग कहते थे कि बीजेपी पार्टी मुस्लिमों के हितैषी नहीं है, उन्हें नहीं पता है कांग्रेस पार्टी तो 1992 से रही सर, 1952 से रही, अब तक कहाँ की, केवल वोट ले ली। केजरीवाल साहब भी देखिए दिल्ली में थे ना, कहाँ कुछ हुआ, आए इस बार पार्टी के लिए केवल टोपी पहना, नमाज खाना खाए चले गए। यार कोई ठोस काम तो करो, अगर सरकार कोई ठोस काम कर रही है जिससे एक बहुत बड़ी फ्यूचर में क्रांति आने वाली है, बदलाव आने वाला है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए सर। हम बहुत खुश हैं कि पार्टी जो केजरीवाल कृष्णन की क्वारी रिपोर्ट उस पर है, वो चला रही है कि वो देख रहे हैं कि स्थिति क्या है मुस्लिमों की, शायद वो कुछ 1 साल में एक रिपोर्ट आने वाली है, और शायद मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में बेस्ट शायद हमारे कौम को अच्छी दर्जा मिल जाए, और ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा सर, एक बहुत बड़ी मतलब सफलता मिलेगी हमारी कौम को। इधर से मतलब PWS आया था और जिससे बहुत हमको मिल गया, वैसे ही हम बड़े खुश हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड में भी संशोधन कर रही है, और वक्फ बोर्ड में संशोधन अच्छी बात है, इंक्वायरी कमेटी केजरीवाल का अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ सर यूनिफॉर्म सिविल कोड आए सर, तभी हो सकता कुछ हो सकता है सर, और उन तमाम लोगों से
जो ठेकेदार बनने बैठे हैं उन सरकार करता हूँ सर आप चिंता न करें, हम कम कर लेंगे, सरकारों को अपने काम कर दिया सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी एंड मोर ओवर आई एम टीचर आउट हियर, सो आई नो द थिंग्स वेरी clearly, I know what my rights are, how I am capable to defend myself at any platform, sir. I am very thankful to you that you were involved in this kind of polarization, like you were my leader. You have been my leader for such a long period of time, but you did not lead me, sir. You only led for your own benefit. So I have now understood your vested interest. So please keep aside your all vested interest and let me move forward. Let me defend for myself. Let me defend for myself, sir. That is all I want to request to these people. That I want to give a very clear message, that, sir, please don't think too much about you in the garb of your vested interest. I am capable myself to defend for my own community and for my own people. That's all I want to say to the people.